लाखों मैसेजेस और कमेंट्स में हजारों बच्चों ने मुझे पिछले 3 या 4 महीने में एक ही क्वेश्चन पूछा है, मैम पुराने वाले लॉज आएंगे कि नए वाले लॉज आएंगे AIB 19 में। एंड आज मैं आपको फाइनली आंसर बता सकती हूँ, क्योंकि बस कुछ ही मिनट पहले AIB वालों ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर फाइनली अपडेटेड सिलेबस रिलीज किया है। जी हाँ, AIB 19 का नोटिफिकेशन जो रिलीज हुआ है, नवंबर 24 को अभी एग्जाम होगा, यानी लगभग 60 डेज के टाइम में आपको ये पूरा सिलेबस कवर करना पड़ेगा। आज ही डिक्लेयर हुआ है, अभी डिक्लेयर हुआ है। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, काफी कम टाइम बचा है, तो इसलिए हमें पता होना चाहिए सिलेबस में एग्जैक्टली क्या क्या चेंजेस हुए हैं, हमें कौन से सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस करना है, अब नए सिलेबस, अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से कौन से बैराक्स हम एग्जाम हॉल में लेके जाए, हर सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच करें, ये सब चीजें आपका जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है। बीच में दशहरा भी है, दिवाली भी है, थोड़ा बहुत ब्रेक भी तो लेंगे, हम हर रोज लगातार बैठ के पढ़ाई नहीं करेंगे। तो बस आपके पास मान लीजिए 60 डेज, 60 दिन के अंदर अंदर ही आपको ये सारा कुछ पढ़ना है। एंड ये वीडियो आप डेफिनेटली लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट को मैं एक सरप्राइज अनाउंसमेंट भी कर रही हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सिलेबस। फर्स्ट हमारा सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए कौन सा बैराक लेके जाएंगे? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का बैराक आपको लेके जाना पड़ेगा एग्जाम में। इसका जो वेटेज है वो है 10 मार्क्स, 10 क्वेश्चंस। यहाँ पे हर क्वेश्चन का एक ही मार्क होता है, तो 10 क्वेश्चंस बोलूं या मार्क्स 10 बोलूं, एक ही चीज है, क्योंकि हर क्वेश्चन का एक ही मार्क होता है। AIB में नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ यानी कॉन्स्टिट्यूशन के बैराक से कितने क्वेश्चन आएंगे? 10 क्वेश्चंस आएंगे। इसमें कोई चेंज नहीं है, पुराने वाले लॉ में भी और नए वाले लॉ भी। पर यहाँ पर आप पेन पेपर ले लीजिए, यहाँ पे एक चीज आपको नोट डाउन करनी है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बैराक से आप शायद 10 में से 4, 5, 6 मैक्स इतना ही कर सकते, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आपको क्या क्या पूछा जाता है? केस लॉज पूछते हैं, इसी में आपको रिट्स के बारे में क्वेश्चंस पूछते हैं। एंड ये जो रिट्स के क्वेश्चंस होते हैं ना, वो आपको बैराक में आंसर्स नहीं होंगे। ओके, फिर कुछ डॉक्ट्रीन्स एंड प्रिंसिपल्स के बारे में पूछते हैं, जो भी आपको बैराक तो लेके जाओगे एग्जाम में, पर आप आंसर नहीं कर सकते। तो कॉन्स्टिट्यूशन में काफी चीजें हैं जो आपको पहले से पढ़ के जाना पड़ेगा। फिर IPC, अब यही तो, इसी बात को लेकर इतने दिन से तो चर्चा हो रही थी, वही तो मैं कह रही थी। नए वाले क्रिमिनल लॉज जब अनाउंस हुए थे ना पिछले साल, जब वो एसेंट, प्रेसिडेंशियल एसेंट मिला था, मैं तब से लेके अब तक एक ही राग आलाप रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल के पुराने वाले वीडियोस भी देखोगे, उसमें मैंने एक ही चीज बोला है। मैं हमेशा यही बोलते आई हूँ कि आप ये गलत फहमी में मत रहना कि नए वाले लॉज आ गए तो पुराने वाले लॉज एग्जाम में नहीं आएंगे करके आप मत सोचना। इनफैक्ट ना, मुझे कुछ मैसेजेस भी आए थे, तो मैंने स्टूडेंट्स को गाइड भी किया, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स मुझसे सच में पूछ रहे थे ये क्वेश्चन, मैम देखिए अब तो नया वाला लॉ आ गया, तो मैं ना एक काम करता हूँ, मैं तो पुराने वाला बैराक ही नहीं खरीदता, क्योंकि आप तो सिर्फ नए वाले बैराक ही चाहिए, तो मैं पुराने वाले नहीं खरीदूंगा, सिर्फ नए वाले खरीदूंगा। मैंने उनको बताया कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है कि पुराने लॉज अब एकदम ही हमें चाहिए नहीं। IPC हो, CRPC हो, एविडेंस हो, जो आपके पुराने लॉ है उसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं जो पुराने लॉ में भी नहीं, नए लॉ में भी वही होंगे। एंड अगर 5, 6 या 10 साल या 15 साल बाद एक और लॉ भी आ जाए ना, वो बेसिक प्रिंसिपल्स जो हैं वो कभी भी चेंज नहीं होंगे। अगर अभी आप देखिए तो आप देखोगे एग्जाम में IPC यानी पुराना वाला इंडियन पीनल कोड एग्जाम में आएगा, प्लस ये एडिशनली एड ऑन है एक और, ये प्लस हो गया, यानी सिलेबस बढ़ा दिया गया है। अभी भारतीय न्याय संहिता BNS भी एडेड है। क्या एडेड है? IPC प्लस BNS। यानी अगर आप सिर्फ IPC का बैराक लेके जाओगे एग्जाम में तो नहीं होगा, BNS का बैराक भी लेके जाना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ BNS का बैराक लेके जाएंगे
तो आईपीसी से जो क्वेश्चंस आएंगे वो बिल्कुल आप नहीं कर पाएंगे। तो अब क्या हुआ, आपको पुराना वाला लॉ भी पढ़ना है, नया वाला लॉ भी पढ़ना है। अब कैसे करें मैम, 2 लॉज कैसे पढ़ेंगे? इसलिए मैं हमेशा बोलती आई हूँ, जो लोग ऑलरेडी मेरा कोर्स ज्वाइन कर लिए उनको पता भी होगा कि मैं पढ़ाती हूँ कंपैरेटिव अप्रोच में, यानी कि पुराने लॉ वाले लॉ में ये लिखा है, अच्छा इस प्रिंसिपल के बारे में, इस शब्द के बारे में ये चीज पुराने लॉ में लिखा है। अच्छा तो अब आप देखो ना नए लॉ में क्या लिखा है, सेम टू सेम है क्या, कुछ चेंज हुआ है क्या, सिर्फ सेक्शन नंबर चेंज हुआ है क्या, कुछ वर्ड्स भी चेंज हुए हैं क्या? इस तरफ कंपेयर करते हुए पढ़ने वाली मेथड को हम क्या बोलते हैं, कंपैरेटिव मेथड बोलते हैं। मैं बार बार यही बताती आई हूँ कि कंपैरेटिव मेथड में मैं पढ़ा रही हूँ, आपको भी ऐसा ही पढ़ना चाहिए। एंड अभी अगर आप ये ऑफिशियल सिलेबस देखें तो ये लोग भी यही करें, पुराना वाला लॉ भी आएगा प्लस, ये ऐसा नहीं कि पुराना आएगा या नया आएगा, पुराना प्लस नया दोनों ही लॉ आएंगे। अब ये जो वेटेज है 8 नंबर, वेटेज तो एक्चुअली चेंज नहीं हुआ, पहला वाला सिलेबस भी अगर आप देखो उसमें लिखा हैगा 8 नंबर आईपीसी, अभी भी 8 नंबर लिखा है, पर पहले सिर्फ आईपीसी से 8 नंबर आते थे, अब आईपीसी प्लस बीएनएस सब मिलकर 8 नंबर आएंगे, यानी 8 क्वेश्चन आएंगे। जो ऑलरेडी कोर्स में है, ऑलरेडी मेरा कोर्स पढ़ रहे हैं, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी सारे वीडियोस हमने कंपैरेटिव अप्रोच में किया है। अब जो भी एडिशनल वीडियोस आपको चाहिए मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूंगी, एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए होंगे आपको बीएनएस के ऊपर, वो भी आपको मिल जाएंगे। अगर आप में से लोग हैं जो अभी तक कोर्स ज्वाइन नहीं किए हैं, आप मेरा फुल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं जहां पर आप मेरे गाइडेंस में सिस्टमैटिकली AIB 19 की तैयारी कर सकते हैं, तो डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगी। ओके, अब यहाँ पे तो हो गया आईपीसी प्लस बीएनएस, फिर बात आती है सीआरपीसी प्लस बीएनएसएस। मैं एक्चुअली एक ऑनेस्ट चीज बताती हूँ, सीआरपीसी मेरे हिसाब से पूरा जो भी पूरा सिलेबस है उसमें से सबसे ज्यादा मुश्किल वाला बैराक्ट है सीआरपीसी। अब इन्होंने क्या किया, सीआरपीसी तो है ही, उससे भी एक और मुश्किल वाला बीएनएसएस ऐड कर दिया। तो मेरे हिसाब से पूरा AIB 19 के सिलेबस में सबसे ज्यादा मुश्किल अगर कोई सब्जेक्ट है वो है ये 10 नंबर, सीआरपीसी एंड बीएनएसएस का ये कॉम्बिनेशन। यहां पर अगर आप देखें AIB 17 के बारे में बात कर रही हूँ, AIB 17 का प्रीवियस ईयर पेपर, AIB 18 का भी प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप देखें तो ना आप देखोगे कि सीआरपीसी से थोड़ा टफ क्वेश्चंस आने स्टार्ट हुए। इस साल भी मुझे लगता है सीआरपीसी एंड बीएनएसएस से मिलकर ये जो 10 नंबर है ना, ये काफी मुश्किल क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसीलिए आपको ना सीआरपीसी का बैराक पहले से थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, क्योंकि वो काफी मोटा है एंड कम टाइम में सीआरपीसी पढ़ना मुश्किल होता है। तो इसीलिए सीआरपीसी एंड बीएनएसएस को आप लास्ट मोमेंट तक मत छोड़ना, थोड़ा थोड़ा करके ये पढ़ना स्टार्ट कर दो। एंड अगर आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स चाहिए, AIB 17, AIB 18 के प्रीवियस ईयर पेपर्स सॉल्व ऑलरेडी चैनल पर है, यहाँ पे लिंक हो जाएगा, आप जरूर देखना। ओके, नेक्स्ट सीपीसी। सीपीसी काफी लोगों को टफ लगता है, पर सीपीसी मेरे हिसाब से सीआरपीसी जितना टफ नहीं है। सीपीसी में ना कुछ टॉपिक्स हैं जो आपका रिपीटेड टॉपिक्स होता है, एंड सीपीसी में तो कोई चेंज नहीं है ना, सिलेबस पहले भी सेम है अभी भी सेम है, सीपीसी में कोई चेंज नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स के मैसेजेस से मुझे समझ में आया कि कुछ स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन है सीआरपीसी एंड सीपीसी में। ध्यान दे, सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जिसको बोलते हैं, इसमें चेंज आया है। सीपीसी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, इसमें कोई बदलाव नहीं है। जो पहले का बैराक्ट है ना, आज भी हम वही यूज करते हैं। अच्छा, अभी मेरे पास नहीं है सीपीसी का बैराक्ट, बट उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। जो पुराना वाला लॉ था सेम ही लॉ अभी भी है। पहले भी इस सब्जेक्ट के 10 मार्क का वेटेज था, पहले भी 10-10 क्वेश्चन आते थे। इन 10 में से ना मैं ये कह रही हूँ कि 5 क्वेश्चंस आप आसानी से कर सकते हो, थोड़ा बहुत अगर पढ़ाई कर लेंगे,
तो आप 10 में से 5 क्वेश्चंस कर लोगे। तो मेरा सजेशन होगा कि ये जो 5 क्वेश्चंस है ना, रिपीटेड क्वेश्चंस, रिपीटेड टॉपिक, इजी टॉपिक क्वेश्चंस, ये वाले पे फोकस ज़्यादा करना, क्योंकि सीपीसी तो काफ़ी लंबा है, क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है, पर जो इजी क्वेश्चंस हैं उनको मत छोड़ो, ठीक है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट वेटेज वाले टॉपिक्स हैं। सीआरपीसी इंपॉर्टेंट वेटेज टॉपिक है, सीपीसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए इन दोनों से ही तो आपके 20 नंबर हो गए। इन दोनों को ध्यान से पढ़ें, ठीक है। ये भी मुश्किल है, ये भी मुश्किल लगता है। अगर आप पहली बार, मैं तो ये लिखित रूप में दे सकती हूँ, अगर आप पहली बार एग्जाम हॉल में जाकर सीआरपीसी एंड बीएनएसएस का बैराक्ट खोलेंगे तो मैं तो ये कह सकती हूँ कि बिल्कुल भी क्वेश्चंस नहीं होंगे, क्योंकि इस बार जो क्वेश्चंस आएंगे वो थोड़े हटकर होंगे। कंपेयर करते हुए लिखने के आंसर्स अभी पूछे जाएंगे आपसे, तो इसीलिए पहले से ही पढ़ाई कर लीजिए। लास्ट टाइम ऑलरेडी जब सिर्फ पुराने वाले लॉज आते थे AIB 18 में 51% लोग फेल हो गए। मैं ये बार बार दोहराना नहीं चाहती हूँ, मैं बस आपको सतर्क कर रही हूँ कि लास्ट टाइम अगर आपने कोई गलतियाँ की हैं जिसकी वजह से आपका अटेम्प्ट रह चुका है, तो प्लीज़ वो वाली गलतियाँ इस बार बिल्कुल ना दोहराएं, ठीक है। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि पहले से पढ़ ले, स्पेशली ये जो टफ टॉपिक्स हैं, हाई वेटेज टॉपिक्स हैं, 10-10 क्वेश्चंस आते हैं पक्का से, ऐसे टॉपिक्स को पहले से ही पढ़ के रखना है। नेक्स्ट, एविडेंस एक्ट या भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA। ऑनेस्टली मेरे कोर्स में जो है उनको ये पता भी होगा। आउट ऑफ ऑल ऑफ दिस, अभी तक जितने भी हमने टॉपिक्स देखे ना, इनमें से सबसे स्कोरिंग टॉपिक पता है क्या है? कौन सा बैराक्ट है आपको पता है? एविडेंस एक्ट या BSA। एविडेंस एक्ट एक्चुअल में इजी है अभी तक जितने भी देखे। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से थोड़े क्वेश्चंस आप कर लोगे, पर इसमें बाकी वाली चीजें बैराक्ट से नहीं मिलेगा, तो ये थोड़ा मुश्किल कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं। बाकी तो मुश्किल है ही, मैंने बता दिया। BNSS मुश्किल है, CPC मुश्किल है, ये तो बता दिया। अब पहले के 4 बैराक्ट में अगर आप देखें, ये 5वां एविडेंस एक्ट कंपैरेटिवली इजी है। अगर आप मेरे गाइडेंस में पढ़ेंगे तो मैं इंश्योर कर सकती हूँ कि 8 में से ना आपके 5 क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हैं। तो एविडेंस एक्ट को भी मैं कहती हूँ आप नेग्लेक्ट मत करना, है ना। अब कुछ लोग क्या होता है, वो समझ नहीं पा रहे तो इसलिए वो पूरा छोड़ देते, ऐसे मत करना। ये 8 मार्क्स में से आप जब 5 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हैं, तो ये इजी स्कोरिंग वाले मार्क्स को छोड़ना नहीं है। CPC में ये 5 मार्क्स इजी स्कोरिंग नहीं छोड़ना है। BNS नहीं, ये BSA हो गया ना। BSA यानी एविडेंस एक्ट का भी ये 5 नंबर नहीं लूज आउट करना है। एविडेंस एक्ट एंड BSA में कंपैरेटिव अप्रोच करके पढ़ना काफी आसान है, ऐसा ही पढ़ना पड़ेगा जो मैं कंपैरेटिव अप्रोच बता रही थी ना। पहले पुराने वाले लॉ में देखना, अच्छा ये सेक्शन क्या है, फिर आप देखना नए वाले सेक्शन क्या है। ऐसा एक एक चीज, एक एक सेक्शन, एक एक वर्ड को कंपेयर करते हुए पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चंस भी ऐसे ही आएंगे, ध्यान दे, ठीक है। क्रिमिनल लॉ के लिए जो पुराने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो तो आपको करना ही पड़ेगा, उसके अलावा भी आपको नए लॉज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे। ओके, तो यहाँ तक हो गया हमारा मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स। अगर आप देखो, ये देखो, पहले के 5 बैराक्ट में ही आपके 10, 8, 10, 10 और 8, यहीं पे तो हो गए आपके बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम हॉल में। तो जो भी हो, पुराना लॉ हो या नया लॉ हो, दोनों को मिला के अब हम देख रहे हैं। तो 1 to 5 बैराक्ट नंबर 1 to 5 आपके लिए मैंडेटरी है। इनको अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा। अगर आप इनमें से कोई भी बैराक्ट को छोड़ देते हैं, पूरी की पूरी तरह छोड़ देते हैं, तो आपका निकल नहीं पाएगा एग्जाम, इतना मैं कह सकती हूँ। इनमें से पहले के जो 5 बैराक्ट्स मैंने बताए, इनमें से आप कुछ भी नहीं लीव आउट कर सकते। एक्चुअली अब ये 5 नहीं है, अब ये 8 हो गए, क्योंकि यहाँ पर IPC प्लस BNS, CRPC प्लस BNSS, ऐसे करते हुए सीरियल नंबर 1 to 5 में अब आपके कितने बैराक्ट हो गए? 8 बैराक्ट हो गए। 8 बैराक्ट
8 बेयर एक्ट हो गए जो आपको चाहिए ही चाहिए, पढ़ना ही पड़ेगा। आई नो ये थोड़ा फाइनेंशियली बर्डनसम लग सकता है कुछ लोगों को, क्योंकि ऑलरेडी आपने एआईबी का फीस भरा हुआ होगा, पुराने वाले लॉस तो आपने बेयर एक्ट खरीदा ही हुआ है, अब नए वाले सेट भी खरीदना पड़ेगा, तो फाइनेंशियली हो सकता है थोड़ी दिक्कत हो। पर मैं चाहती हूँ कि आप एक चीज़ याद रखें, एआईबी एक बार आप क्लियर कर लो तो आपके पास ज़िंदगी भर के लिए रहेगा। एंड कोशिश करें कि आप एक ही अटेम्प्ट में पक्का से क्लियर करें, क्योंकि एआईबी का फीस भी कम नहीं होता है। अगर आपका एक अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ तो आपको 3,500 रुपीज़ फिर से भरना पड़ेगा। बेयर एक्ट तो चलो एक बार 500 रुपये में 3 का बेयर एक्ट आता है, आई थिंक ये अपना न्यू लॉज का। 500 रुपये में जो बेयर एक्ट खरीदोगे वो तो आपके पास जिंदगी भर के लिए रहेगा। पर अगर आप 3,500 पे करके एआईबी का अटेम्प्ट क्लियर नहीं किए इस बार, तो आपको फिर से दोबारा नेक्स्ट टाइम फिर से 3,500 पे करना पड़ेगा। तो इसीलिए आप ऐसे मान के चलिए कि अच्छा चलो इस बार थोड़ा खर्चा हो भी रहा हो, मैं अपना पूरा अटेम्प्ट पूरी शिद्दत के साथ दूंगी, पूरी शिद्दत के साथ प्रिपरेशन करूंगी, पूरी अच्छे से तैयारी करके अटेम्प्ट दूंगी, ताकि मेरा एक ही अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए। ओके, तो कितने बेयर एक्ट्स लेने पड़ेंगे? सीरियल नंबर 1 to 5 में आपके 8 बेयर एक्ट लगेंगे। मैं फिर से क्लैरिफाई कर रही हूँ, पुराने वाले बेयर एक्ट भी चाहिए, आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस एक्ट, प्लस इन एडिशन इनके साथ साथ और बेयर एक्ट भी चाहिए, नए वाले बीएनएस, बीएनएसएस एंड बीएसए। ओके, अब चलते हैं आगे। हमारा सीरियल नंबर 6 पर क्या है देख लेते हैं। ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इंक्लूडिंग आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट, इससे 4 नंबर आते हैं। इनफैक्ट अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट 1996 काफी इंपॉर्टेंट हो चुका है अब। एआईबी 16, 17, 18 तीनों साल में आई थिंक हर साल 2 या 3 क्वेश्चंस कंपलसरी आए हैं आर्बिट्रेशन कंसीलिएशन एक्ट से। तो ये बेयर एक्ट आपको लेके जाना पड़ेगा, आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट, ये 1996 का बेयर एक्ट है, आपको लेके जाना पड़ेगा। नेक्स्ट फैमिली लॉ, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इजी एंड स्कोरिंग, सबसे इजी सबसे स्कोरिंग टॉपिक फैमिली लॉ है, तो इसको भी बिल्कुल लीव आउट नहीं करना है। अच्छा, फैमिली लॉ को लेकर यहां पर हिंदू लॉ भी आता है एंड मुस्लिम लॉ भी आता है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। हिंदू लॉ प्लस मुस्लिम लॉ दोनों को मिलाकर आपके 8 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो हिंदू लॉ से 4 क्वेश्चंस आते हैं एंड मुस्लिम लॉ से 3 क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन टॉपिक। इस टॉपिक से 4 क्वेश्चंस आते हैं, 4 मार्क्स। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के लिए कोई बेयर एक्ट नहीं होता है। बेयर एक्ट क्या नहीं होता है, इसके लिए कोई बेयर एक्ट नहीं होता है, पहले से आपको पढ़ाई करके इस टॉपिक के लिए जाना है। ये भी काफी स्कोरिंग टॉपिक है, काफी इजी एंड स्कोरिंग टॉपिक, सॉरी काफी इजी एंड स्कोरिंग टॉपिक है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। वैसे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी इजी ही है, पर ना एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में भी वही दिक्कत है, पता है, इसमें भी बेयर एक्ट नहीं होता है। एक्चुअल में ये 4 और 3 ये 7 नंबर काफी आसान होते हैं, पर कोई बेयर एक्ट नहीं होता है। तो अगर आप पहले से पढ़ के चले गए तो ये 7 नंबर आप इजीली, कहाँ चला गया, ये रहा, ये 7 नंबर आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। ओके, फिर बात आती है प्रोफेशनल एथिक्स की। एडवोकेट्स एक्ट इसी टॉपिक के अंदर आता है। कौन सा एक्ट? एडवोकेट्स एक्ट। तो आपको एडवोकेट्स एक्ट का बेयर एक्ट चाहिए ये टॉपिक के क्वेश्चंस करने के लिए। इसमें एडवोकेट एक्ट से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और केस लॉस भी आते हैं, तो 4 में से ना 2 क्वेश्चंस आप आसानी से कर सकते हो। तो इस टॉपिक के अगर आप केस लॉ स्टडी भी नहीं करते तो 2 नंबर आपके यहाँ पर इजीली आ जाएगा। ओके, फिर बात आती है कंपनी लॉ। कंपनी लॉ का बेयर एक्ट, कंपनीज एक्ट करके एक बेयर एक्ट होती है। अगर आप वो बेयर एक्ट उठाओगे ना, कुछ समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल मत उठाना। मैंने अपने कोर्स में जितना पढ़ाया है आपको उतना ही पढ़ना है।
अगर आपको बेसिक्स भी समझ में आ गया हो कंपनी लॉ का वो काफ़ी है, क्योंकि सिर्फ 2 ही नंबर आते हैं एंड बैराक ना लगभग 400 पेज का है। तो मैं नहीं चाहती कि आप ये 2 नंबर के लिए, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होता है कंपनीज एक्ट, उस वो वाला बैराक खोले, मैं ये नहीं चाहती। ओके, फिर अच्छा, एनवायरमेंटल लॉ। एनवायरमेंटल लॉ में भी एक सिंगल बैराक नहीं होता है। एनवायरमेंटल लॉ में भी फिर 2 ही क्वेश्चंस आते हैं। तो इन टॉपिक्स जहां पर 2-2 क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर कॉन्सेंट्रेट करें। एनवायरमेंटल लॉ में पता है कितने बैराक्ट हैं? बहुत ज्यादा बैराक्ट हैं। मैं बताती हूँ क्या क्या। वाटर पोल्यूशन एक्ट, एयर पोल्यूशन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। मैंने तो 4 या 5 ही गिना रही हूँ, ऐसे बहुत है। ऐसे बहुत ही लंबा लिस्ट मिलाकर एनवायरमेंटल लॉ बनता है। तो एनवायरमेंट लॉ के लिए भी ऐसा नहीं है कि बस एक बैराक खरीदें और उससे हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए, ऐसा नहीं होता है। तो इसके लिए भी थोड़ा बहुत पढ़ना, थोड़ा बहुत प्रीवाइक्यूज करना जरूरी है। फिर साइबर लॉ। साइबर लॉ के लिए बैराक्ट होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इससे भी 2 नंबर आते हैं। अब आपकी मर्जी, मैं तो सजेस्ट करती हूँ कि साइबर लॉ को आप स्किप कर सकते हो। अब आपकी मर्जी, इनमें से आपकी क्षमता पे डिपेंडेंट है कि आप टेक्निकल सब्जेक्ट्स को कितना समझ सकते हैं, उस हिसाब से आप देख लीजिए। पहले वाले तो आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते। सीरियल नंबर 10 तक जितने भी टॉपिक्स हैं वो तो पक्का आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। सीरियल नंबर 10 तक कुछ भी ऑप्शनल नहीं है, मैंडेटरी है। सीरियल नंबर 10 तक के टॉपिक्स अगर आप पढ़ के नहीं गए तो आपका क्लियर होना मुश्किल है, मैं अभी बता रही हूँ, ठीक है। इसके बाद के टॉपिक्स थोड़े से ऑप्शनल टॉपिक्स हैं। ओके, नेक्स्ट, लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ। मैं इसको भी ऑप्शनल बोलती हूँ क्योंकि इसमें भी एक एक्ट नहीं होता है, इसमें भी बहुत सारे एक्ट्स को मिलाकर हमने सब कुछ साथ में लेबर लॉ बनाया है। फॉर एग्जाम्पल AIB 18 में मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट से क्वेश्चन आया था, जो कहीं किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उस एक्ट से भी क्वेश्चन आए। तो इसीलिए ये 4 नंबर है, पर इसके लिए आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से ये मैं ऑप्शनल बोलती हूँ, आप देख लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेना। ओके, नेक्स्ट, सीरियल नंबर 15, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीरियल नंबर 15 एंड 17 को आप ऑप्शनल नहीं मान सकते, ये मैंडेटरी है। ओके, सीरियल नंबर 15 पे है टॉट्स। टॉट्स बहुत ही सिंपल स्कोरिंग टॉपिक है, टॉट्स पढ़ के जाना पड़ेगा। ये 5 में से ना टॉट्स के 3 क्वेश्चन आते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट का 1 क्वेश्चन आता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का 1 क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये तीनों ही बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। तो ये 5 नंबर्स, ये 5 क्वेश्चंस आपको बिल्कुल भी नहीं लीव आउट करना है। फिर टैक्सेशन लीव आउट कर दो। मैं ना खुद सुप्रीम कोर्ट में टैक्स लिटिगेशन करती हूँ एंड मैं खुद कहूंगी कि आप प्लीज AIB के लिए टैक्स मत पढ़ के जाना। बहुत कुछ पढ़ना है, लगभग 2000 पेजेस का बैराक पूरा हो जाता है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स मिलाकर आपको 2000 पेजेस में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो प्लीज आप टैक्सेशन बिल्कुल मत पढ़ना। चाहो तो आप अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो, बट माय ऑनेस्ट सजेशन ऑप्शनल में इसको भी छोड़ दीजिए। फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना पड़ेगा। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए, प्रैक्टिस के लिए लीव आउट नहीं कर सकते। प्रॉपर्टी लॉ में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आता है। कौन सा एक्ट? टोपा बोलते हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। वो वाला बैराक्ट अगर है तो लेके जाइए। टोपा से 1 ही क्वेश्चन आता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से ओनली 1 क्वेश्चन आता है, तो इसीलिए वेटेज काफी कम है। अगर आपके पास बैराक्ट नहीं है तो मत लेके जाइए, अगर ऑलरेडी है तो लेके जाइए। बट ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये तीनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर बात आती है लैंड एक्विजिशन की। मैं कहती हूँ इसको भी आप ऑप्शनल छोड़ सकते हैं। अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो इसके लिए भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें तो काफी है। लास्ट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ में भी एक बैराक्ट नहीं होता है। पेटेंट एक्ट, कॉपीराइट एक्ट, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, ऐसे 6 to 7 बैराक्ट्स मिलाकर
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस बनते हैं। एंड ये जो क्वेश्चंस है ना, अगेन आप कॉन्सेप्ट समझे बिना बेरैट से नहीं कर सकते। तो ये 2 नंबर के लिए भी PYQs एंड कॉन्सेप्ट करना आपके लिए बेहतर अप्रोच होगा। ये भी आप बेरैट के भरोसे नहीं कर सकते। देखिए टोटल 100 नंबर में आपको कितने लाने हैं? 45 लाना है पास मार्क। मैं कहती हूँ आपको लाने हैं 60 मार्क्स लाने हैं मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि लास्ट मोमेंट में बहुत चीजें गड़बड़ हो सकती है। आपको एकदम कट ऑफ पे नहीं रहना है। कट ऑफ से हमेशा एटलीस्ट 10 मार्क्स आपको मिनिमम से मिनिमम ज्यादा लाने। यानी अगर आपका 45 कट ऑफ है तो आपको मिनिमम 55 लाना है। तो 55 आप बस यहाँ तक पढ़ के भी ला सकते। सीरियल नंबर 10 तक पढ़ लीजिए एंड सीरियल नंबर 15 एंड 17 पढ़ के आप आराम से ला सकते हो। तो ये जो भी मैंने ऑप्शनल टॉपिक्स लिखा है ना, उस पर आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। जो मैंडेटरी टॉपिक्स है, जो बहुत ही टफ एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं,